नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आपके पेट में पूछे जाने हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ PET में ही नहीं, आपके प्रत्येक वनडे एग्जाम, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे या TT और बीएड के हों, सभी कंपटीशन लेवल के एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, टॉपिक कौन कौन सा है हमारा? भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता। आप PET का एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, आपके 90% नंबर ज़रूर आएंगे। ओके, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। ये सीरीज़ हम पार्ट वाइज चला रहे हैं। पहले पार्ट में हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के विषय में सभी क्वेश्चन को जानेंगे। इसके नेक्स्ट वाले भाग में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, और नेक्स्ट भाग में भूगोल के सभी क्वेश्चन जानेंगे। इस प्रकार से हम पार्ट वाइज को पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जितनी भी सीरीज कराएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इन जानकारी को आपको ध्यान में रखकर एग्जाम में जाना है। देखिए, ये क्लास इस बार इतिहास रचेगा, जो पूरा पढ़कर जाएगा वही एग्जाम में टॉप करेगा। ओके, तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, यही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है, पास करा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे सभी NCERT लेवल के होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कटेंगे जाएंगे। यानी आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 5 नंबर कटेगा। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखना है हमको कि कोई भी गलत आंसर नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसी को हमको राइट करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक हैं, इन टॉपिक के विषय में हम जान लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हमने इस सीरीज में सेलेक्ट किया है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अभी मेरा चैनल नया चैनल है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन है। वस्त्र विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ईंट के बने भवन। तो C ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसकी नगर योजना। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा नगर पाए गए थे, गांव बसे हुए थे, और गांव में जो थे वो पक्के मकान, ईंट के मकान थे। ओके, याद रखना, कुछ कुछ मकानों में प्लास्टर के भी साक्ष पाए गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, सबसे पहले पहिए किसके बने थे? रबर, कांच, लकड़ी, लोहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लकड़ी। तो C आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले जो पहिए बनाए गए थे लकड़ी के बनाए गए थे, नवपाषाण काल में। ओके, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण आविष्कार था कि जिन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा बदल दिया, नई दिशा में ला के खड़ा कर दिया। ओके, वहाँ से मानव के जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जब लकड़ी के पहिए का आविष्कार हुआ तो मानव ने इससे चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और उससे काफ़ी धीरे धीरे सुधार आया मानव जीवन में। ओके, तो C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी क्वाइन में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पशुपत। A आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जिन छात्रों के ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपना लास्ट में स्क्वायर ज़रूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चनों में मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, मेरा कितना एवरेज जा रहा है। ओके, तो ये आप ज़रूर बताना। तो A आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पशुपति। ओके,
देखिए, मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक मुहर प्राप्त हुई थी जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष का चित्र बना हुआ था। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा हुआ था। मान लीजिए कोई साधना योग कर रहा हो, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा हुआ था वो पुरुष, और उसके सिर पर 3 सींग थी, 3 सींग थी, और उसके बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा का चिन्ह था, और दूसरी ओर दाईं ओर हाथी एवं बाघ का चिन्ह था। ओके, तो उसको पशुपत शिव का रूप माना गया है, और इन्हीं को आद्य शिव भी बताया गया है। क्या बताया गया है? आद्य शिव भी बताया गया है। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम डेली की डेली प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ शेयर कर देते हैं, वहाँ से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, बताना है आप सभी को। ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ियन लिपि, हड़प्पा, या अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। लिपि क्या होती है? ये एक लिखने की कला होती है, प्रत्येक भाषा की लिखने की एक कला होती है। ओके, तो ये क्या है? इसको लिपि कहा जाता है। तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी। ओके, तो इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसकी पहचान इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि इसमें 400 से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया गया था, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इसलिए इसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनवाली। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। ओके, तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। देखिए, लोथल की खोज जो हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत पुराना शहर है, लगभग ये 2400 ईसा पूर्व एक पुराना शहर है, और इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। और खोज किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने। क्या नाम था? रंगनाथ राव जी। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था शिकारीपुरा रंगनाथ राव। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा होता है SR राव। ओके, ये लोथल है कहाँ? एक गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। भोगवा नदी है एक, उसी के किनारे स्थित है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। ओके, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ये, तो बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थवेद। ओके, अर्थवेद ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थवेद में बीमारियों के उपचार का वर्णन है। इसमें कई प्रकार की औषधियों का वर्णन दिया गया है। औषधियों के वर्णन के साथ साथ इसमें नाना प्रकार के जादू, टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्रों का भी समाहित किया गया है। ओके, सामवेद की बात करें तो इसमें संगीत का वर्णन दिया गया है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें से गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सत्यमेव जयते का अर्थ है। बताना है आपको क्या है। सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, या सत्य एक खजाना है। राइट ऑप्शन जो होगा सत्य की ही विजय होती है। ओके, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। ओके, इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत का राज्य चिन्ह भी है। जैसा कि आपको पता है कि अशोक महान के द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है, और भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका क्या डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
ये केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे पुराना वेद के नाम से जाना जाता है। ओके, इसकी रचना जो हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत का वर्णन है, ये ऋग्वेद के बाद आया है। और यजुर्वेद, अर्थवेद में जादू टोना का वर्णन है, इसके साथ साथ औषधियों का भी वर्णन है। ओके, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, लोहा, तांबा, सोना। बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा, तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इसके बाद में चांदी, सोना, लोहा आदि जैसे धातुओं का प्रयोग होने लगा था। ओके, वैदिक युग में ही सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना हुई थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक युग में, बताना है आपको, वैदिक युग में बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनुलोम विवाह क्या होता है। देखिए, अनुलोम विवाह में होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष किसी कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह को स्वीकार किया गया था। ओके, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? बताना आप सभी को, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18। राइट ऑप्शन हो जाएगा 18, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, पुराणों की रचयिता किसे कहा जाता है? तो पुराणों की रचयिता कहा जाता है लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ओके, कुल पुराणों की संख्या 18 है, जैसे मत्स्य पुराण, वामन, 12, विष्णु, वायु, अग्नि, इस प्रकार से 18 पुराणों की संख्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं के विषय से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ओके, देखिए, पहले इनका नाम सिर्फ गौतम था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ओके, तब से उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? बताना है आपको। बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और लुम्बिनी है कहाँ? ये नेपाल में। ओके, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, बोध गया। तो बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कुशीनगर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसे गौतम धर्म में, इसे बुद्ध धर्म में मृत्यु न कहकर महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या? महापरिनिर्वाण। ओके, तो इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? ये बताना है आपको। सारनाथ, बोध गया, प्रयाग या पाटलिपुत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बोध गया, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया था, यानी घर छोड़कर चले गए थे। उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ओके, घर को त्याग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ओके, फिर इन्होंने जाकर बोध गया, बिहार में है जो कि इस समय, वहाँ फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने काफ़ी तपस्या की और फिर वहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका नाम पहले था गौतम, फिर जब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध हो गए। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोध गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर सांची? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ओके। किसी किसी का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उर्बेला, जो कि बोध गया में है, तपसु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया। तो इसमें विभेद है, किसी को कहना है कि सारनाथ में दिया और किसी को कहना है बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ दिया। लेकिन ज़्यादातर जो भी ऑप्शन है इस समय, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। ओके, तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो बताना है आपको वैष्णवों का, बौद्धों का, जैनियों का या शैवों का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बौद्धों का। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। देखिए क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो क्रम पर मत जाइए, जो राइट ऑप्शन हो उसी को आप टिक करिए। ओके, तो बौद्धों का जातक पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, जातक ग्रंथ के अंतर्गत किसका वर्णन है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पूर्व बुद्ध ने 550 से अधिक जन्म लिए थे, और इन्हीं जन्मों का वर्णन इसी जातक पवित्र ग्रंथ में वर्णन है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बौद्धों का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बताना है आपको कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? बुद्ध चरित, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सूक्त पिटक। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है कि इसमें बुद्ध के सभी उपदेशों का वर्णन संग्रहित है। ओके, याद रखेंगे। विनय पिटक में क्या है कि भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। ओके, अभिधम्म पिटक में क्या है कि बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो इस प्रकार से आप सभी में जो भी वर्णन है इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न, त्रिपिटक में, शील व्रत में या अणुव्रत में? बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? त्रिपिटक में। ओके, बता दूं कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। क्या है? मूल ग्रंथ है बौद्ध शिक्षा का। यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। ओके, इसको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इसको संकलित किया गया है। ओके, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी, इसको भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्यष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? स्तूप, दुखंग, तोरण, विहार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कहते हैं इसको? स्तूप। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्यष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? स्तूप। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण अभी हमने बताया किसे कहा जाता है? मृत्यु। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। जो इनकी समाधियों को बनाया गया उसी को स्तूप कहा जाता है। क्या? उसी को स्तूप कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। ओके, जैन धर्म से संबंधित महावीर के विषय में जीवनी एवं शिक्षाएं, और जैन धर्म से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो जैसे 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या शंकरादेव?
4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर प्रथम तीर्थकार की बात किया है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋषभदेव, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें तीर्थकार थे। अगर महावीर की बात करें तो महावीर स्वामी ये 24वें थे। ओके, ये 24वें थे और अंतिम तीर्थकार थे, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताना आप सभी को। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम या कुंडाग्राम या नालंदा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडलग्राम, या कहीं कहीं कुंडाग्राम भी दिया होता है। ओके, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए वैशाली के निकट एक कुंडलग्राम पड़ता है और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व के लगभग। ओके, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फारसी धर्म। तो बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म, तो बी आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, जैन धर्म। ओके, तो बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये त्रिरत्न हैं कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके, जैन धर्म में 3 रत्नों का वर्णन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद करके जाना है एग्जाम में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। ओके, तो याद रखेंगे। बिंबिसार थे कौन, ये मगध नरेश थे। आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के विषय में। ओके, अशोक सम्राट के विषय में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था और उसकी स्थापना भी की थी। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था, प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं, संघमित्रा या मिनेंडर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संघमित्रा। इस संघमित्रा थी कौन, ये अशोक की पुत्री का नाम है संघमित्रा। इन्होंने अपनी पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इनके एक पुत्र भी थे, उनका नाम था महेंद्र। महेंद्र को भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था और ये बौद्ध धर्म के काफ़ी समर्थक थे। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 हमारा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक जेम्स प्रिंसेप विद्वान थे जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अशोक पहले बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं था, लेकिन इन्होंने कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ था जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए थे। उसको देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था, तो उसी को देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके,
कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, किस युद्ध के उपरांत अपनाया था, तो कलिंग युद्ध, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, बताना है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अकबर, शेरशाह, शाहजहां या अशोक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ओके, कहीं कहीं अशोक सम्राट भी दिया होगा, तो दोनों सेम ही है, याद रखेंगे। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अशोक सम्राट। ओके, देखिए अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित कई स्थानों पर इन्होंने बड़े बड़े शिला बनवाए, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनवाई। ओके, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। राइट ऑप्शन हो जाएगा पड़। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़, याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के समय में चांदी, सोने या तांबे के सिक्के बने होते थे और इनको पड़ कहा जाता था, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 31, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था, बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना है आपको एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके कंपटीशन में पूछा जाता है ये। कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुणाल। ओके, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल। अगर बिंदुसार की बात करें तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अगर राहुल की बात करें तो ये थे गौतम बुद्ध के पुत्र, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ओके, बताना है। बृहद्रथ, कुणाल, संपदी या संप्रीति या शालीशोक। राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इनका जो एक सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ओके, इनका सेनापति था, इन्होंने बृहद्रथ को मार करके अपने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश। ओके, गुप्त वंश से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ेंगे और इनसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताना है आपको। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त, तो सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, बताना है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए इनका नाम पहले था चंद्रगुप्त द्वितीय, जब से इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था सन 399 ईसा पूर्व में। ओके, इन्होंने 399 ईसा पूर्व में भारत आए और 414 ईसा पूर्व तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कालिदास, बताना है आपको इनके विषय में कुछ। हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, इनमें से कोई नहीं, ये गुप्त काल के कवि थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गुप्त काल के कवि थे, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास के विषय में सभी को पता होगा, ये संस्कृत के महाविद्वान कवि थे। ओके, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से एक ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम।
जो कि सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, महाकाव्य है। तो याद रखेंगे कालिदास। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो भी कालिदास को कहा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को भी याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 नंबर। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो दोनों सेम ही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताना है आप सभी को, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत का नेपोलियन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था और ऐसा कहा जाता है कि ये किसी भी युद्ध में अभी तक हारे नहीं थे। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के विषय में। हर्षवर्धन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? सभी को बताना है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? फिरदौसी, बाणभट्ट, वाराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट। ओके, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने हर्ष की आत्मकथा का वर्णन किया था, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। बताना आप सभी को, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन, कादम्बरी, रत्नावली या 10 कुमार चरित। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा रत्नावली। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है रत्नावली। वैसे तो इन्होंने 3 नाटक को वर्णन किया है। पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा है नागानंद। ओके, इनके द्वारा 3 नाटक की रचना हुई थी और जो ऑप्शन में दिया है रत्नावली, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोविंद तृतीय, कर्क द्वितीय, तैलप प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, लेकिन हर्ष ने हार नहीं मानी। उसके बाद 643 ईस्वी में इसका बदला चुकाने के लिए हर्ष से और पुलकेशिन से फिर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन की पराजय हुई और हर्ष की जीत हुई। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 हमारा, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम या नालंदा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? नालंदा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल से संबंधित प्रश्नों को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन था? ये बताना है। दामोदर, धर्मपाल, गोपाल या देवपाल। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राज राजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राज राजा द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज राजा द्वितीय। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राज राजा द्वितीय। अब हम लोग पढ़ेंगे
सल्तनत काल। ओके, इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12, 15, 17, 18। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18। ओके, इन्होंने महमूद गजनवी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया और पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। ओके, 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, और जबकि अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में। कुछ इतिहासकारों ने इसे भगवान का दुश्मन भी बताया, यानी ईश्वर का शत्रु भी लिखा, क्योंकि ये मंदिरों पर ज़्यादा आक्रमण करता था। ओके, तो कुछ इतिहासकारों ने इसको भगवान का दुश्मन भी बताया। तो 18 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? बताना है आप सभी को, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर, बाबर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अब ये फिरदौसी थे कौन? ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, एक विद्वान थे, और इसके अतिरिक्त कई विद्वान जो हैं गजनवी के दरबार में रहते थे, जैसे अलबरूनी, उद्बी, फराबी, उजारी, और कई विद्वान जो थे ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। उनमें से एक दरबारी फिरदौसी भी है जिन्होंने शाहनामा लिखा। ओके, याद रखेंगे, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताना आप सभी को, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911, 1192, 1191 या 1203? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किनके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ओके, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताना है आप सभी को, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुबाद, इल्तुतमिश या फिर बहमन शाह? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ओके, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, और इसकी मृत्यु जो हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम हजरत महल? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका एकमात्र है रजिया सुल्तान, जो कि मुस्लिम। ओके, तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट या 488 फीट? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 238 फीट, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अली काकी की याद में बनवाया गया था। यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली नामक गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन पहली मंजिल के निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट है, लगभग 238 पॉइंट माना जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? राइट ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही की 1320 ईस्वी में।
तो याद रखेंगे इसको भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए बकलोल लोदी नहीं समझ लेना, ये बहलोल लोदी। ये बहलोल लोदी थे कहाँ के? ये अफगानिस्तान थे, जिसमें हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और इन्होंने दिल्ली पर 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। प्रश्न नंबर 53 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, बुक्का, विजय राय या हरिहर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 54 नंबर, हम्पी किस साम्राज्य के अवशेष हैं? ये बताना है। पांडे, विजयनगर, चोल, चेर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है, याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। ओके। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाबर। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। ओके। देखिए बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, फरगना में हुआ था, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 है, 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? गोल्फ, पोलो, कराटे, कबड्डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलो। तो बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 57, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, खिलजी, लोदी, मुगल और तुगलक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुगल। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? नादिर शाह, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। तो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण 1648 ईस्वी में कराया गया था दिल्ली में। ओके, जिस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, वही लाल किला है ये। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के विषय में। मराठा साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी, संभाजी, पेशवा, नानाजी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाहजी। तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। ओके, तो याद रखेंगे ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 60 है, महेश्वर किस मराठा की रानी की राजधानी थी? बताना है आपको, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई या चांद बीबी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर जो कि इंदौर में है उसको बनाया था, याद रखेंगे। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 61 नंबर, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र जिनका नाम था राजाराम, उन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इन्होंने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 हमारा, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था, ये बताना है। योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेज की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं के हारने का कारण यही था कि उनके पास योग्य सैनिक नहीं थे। ओके, और सैनिक जो थे बल थे, और अंग्रेज़ों की इस ताकत का सही अनुमान ये लोग लगा नहीं पाए थे, इसलिए ये लोग इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा इनको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ओके, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था, ये बताना है आपको। 1856, 1857, 1858, 1859। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1857, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जब मंगल पांडे ने बैराकपुर स्थित छावनी में सुअर वाले चर्बी का कारतूस यूज करने से मना कर दिया था, तो वहीं से ये विद्रोह चालू हुआ था, ये आंदोलन चालू हुआ था, तो 1857 ईस्वी से। ओके, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 64 है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाना साहब। ओके, तो कानपुर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किए थे, तो याद रखेंगे ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, ये बताना है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता। तो डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह में सभी लोगों एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ओके, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता, या प्रशासनिक सुधार। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, जो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए। 14वीं, 16वीं, 15वीं या 17वीं। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16वीं सदी, ये सी है। तो 16वीं सदी में आए थे पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर। किस सदी में आए थे, 16वीं सदी में आए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन के दौरान स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1600, 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710 या फिर 1721 से 1728। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1600 से 1612। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कभी कभी सन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था, तो ये भी आप याद रखना कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था। चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, खान अबुल गफ्फार खान,
गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह शब्द थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तो इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ओके, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? बताना है आपको। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए ये न्यू इंडिया जो है एक समाचार पत्र है। ओके, और इसकी स्थापना और इसके लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। तो याद रखेंगे। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 हमारा, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल के द्वारा शुरू किया गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं लाल पाल बाल है कौन। तो इनका पूरा नाम है लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो इनका पूरा नाम है ये। तो बताना है 4 ऑप्शन है आपके सामने, पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल पाल बाल के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 74 है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1908, 1910, 1911, 1914। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके पहले देश की राजधानी थी कलकत्ता। ओके, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको दिल्ली की राजधानी बनाई गई। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या हरिजन। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताने इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केसरी। ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके आप अपने एग्जाम में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।